हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय वित्तीय प्रबंध। आज का अपना टॉपिक है वीडियो में कार्यशील पूंजी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कार्यशील पूंजी का अर्थ, कार्यशील पूंजी की अवधारणा और पर्याप्त कार्यशील पूंजी का व्यवसाय में क्या महत्व होता है। तो इन टॉपिक्स पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कार्यशील पूंजी का अर्थ एवं अवधारणा। देखिए, कार्यशील पूंजी क्या होती है? वर्किंग कैपिटल, यानी कि एक व्यवसाय में दिन प्रतिदिन के कार्य करने के लिए जो पूंजी चाहिए वो कहलाती है सामान्य शब्दों में कार्यशील पूंजी। दिन प्रतिदिन के कार्य, किसी भी लेबर को भुगतान करना है, कच्चा माल प्राप्त करना है, या बैंक में कोई ऋण चुकाना है, किसी लेनदार को देना है, तो ये सारे कार्य करने के लिए जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं उनके लिए कुछ पूंजी की व्यवसायी को आवश्यकता होती है। तो सामान्य शब्दों में यदि बात करें तो यही पूंजी व्यवसाय के लिए कार्यशील पूंजी कहलाती है। हम बात करते हैं। देखिए, कार्यशील पूंजी से आशय व्यवसाय की कुल संपत्तियों के उस भाग से है जो व्यवसाय के सामान्य संचालन में एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने बताया है कि कार्यशील पूंजी ऐसी पूंजी है जो सामान्य संचालन के लिए उपयोग में आती है और इस व्यवसाय में एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में लगातार परिवर्तित होती रहती है। तो इस प्रकार से ये कहलाती है कार्यशील पूंजी। और कार्यशील पूंजी की सामान्य रूप से दो अवधारणाएं मुख्य रूप से प्रचलित हैं, परंपरागत अवधारणा और परिचालन चक्र अवधारणा। अब परंपरागत अवधारणा क्या है देखते हैं आगे। परंपरागत अवधारणा यानी कि परंपरागत रूप से यदि हम बात करें तो इसे चिट्ठा या परंपरागत अवधारणा भी कहते हैं। और इसके आधार पर कार्यशील पूंजी के दो भाग बताए गए हैं, सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी। सकल कार्यशील पूंजी क्या होती है? देखिए, इस विचारधारा के अनुसार संस्था की चालू संपत्तियों का योग ही कार्यशील पूंजी कहलाती है। तो ये जो सकल कार्यशील पूंजी है ये कहता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में, इस विचारधारा में कहते हैं कि संस्था की जितनी भी चालू संपत्तियां हैं उन सब का योग क्या कहलाता है? कार्यशील पूंजी। और चालू संपत्तियां कौन कौन सी है? रोकड़, बैंक शेष, अल्पकालीन विनियोग, देनदार, प्राप्य विपत्र, ऋण अग्रिम, कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित माल यानी कि स्टॉक जितना भी है, ये सारी चीज़ें किसमें सम्मिलित की जाती है? ये संस्था के लिए कहलाती है चालू संपत्तियाँ। तो इन सब का योग एक संस्था के लिए क्या कहलाता है? कार्यशील पूंजी। और जबकि शुद्ध कार्यशील पूंजी की अवधारणा के अनुसार क्या माना जाता है देखते हैं। इस अवधारणा के अनुसार शुद्ध कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों का अंतर अथवा चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य है। अर्थात शुद्ध कार्यशील पूंजी कौन सी पूंजी है? ऐसी पूंजी जब हम चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व घटा दें, जो भी शेष बचेगा वो क्या कहलाएगी? शुद्ध कार्यशील पूंजी। तो इस प्रकार से परंपरागत अवधारणा को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक कहता है कि जितनी भी हमारी करंट एसेट्स हैं वो सारी क्या है? संस्था के लिए कार्यशील पूंजी है, उसे संस्था अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में उपयोग कर सकती है। जबकि दूसरी अवधारणा कहती है कि नहीं, जितने भी चालू दायित्व हैं वो संस्था यदि घटा दे, उसके बाद यदि संस्था के पास कुछ बचता है चालू संपत्तियों के रूप में, तो वो पूंजी संस्था के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी। तो उसी पूंजी को, जो शेष रही पूंजी है, कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये दो अवधारणाएं परंपरागत अवधारणा में इनको सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम परिचालन चक्र अवधारणा। देखिए, परिचालन चक्र अवधारणा क्या कहती है? उपक्रम की शुद्ध परिचालन अवधि में संचालन की क्रमिक अवस्थाओं में विभिन्न रूपों में जितने नगद धन की आवश्यकता होती है वही कार्यशील पूंजी कहलाती है। अर्थात ये अवधारणा क्या कहती है कि एक संस्था में परिचालन चक्र जो है उसकी विभिन्न अवस्थाओं में कितने नगद धन की आवश्यकता है,
उन सब का टोटल क्या कहलाएगा, कार्यशील पूंजी। और परिचालन चक्र क्या होता है, देखिए एक संस्था में जब प्रोडक्शन किया जाता है तो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल की परचेजिंग से, यानी कि कच्चे माल को क्रय करने से। तो एक संस्था में कच्चे माल को क्रय किया, उस कच्चे माल से अर्धनिर्मित माल के रूप में परिवर्तित किया उसे, और अर्धनिर्मित माल निर्मित माल में परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है, देनदारों से पैसे प्राप्त हुए हैं या लेनदारों को चुकाया है, तो इन सब का जो टाइम पीरियड है, इनमें कितना कितना टाइम लगा और इन सभी अवस्थाओं में कितने रोकड़ की आवश्यकता है। मान लीजिए एक संस्था को कच्चे माल और निर्मित माल का इनका टोटल जो ऑपरेटिंग साइकिल है, परिचालन चक्र है, वो मान लीजिए 30 डेज का है। तो इन विभिन्न अवस्थाओं में उसे कितने दिन के लिए कितनी कैश की रिक्वायरमेंट हुई, नगद की आवश्यकता हुई, वो सारी क्या कहलाएगी, ये जो नगद की रिक्वायरमेंट है वही संस्था के लिए क्या कहलाएगी, कार्यशील पूंजी कहलाएगी। तो परिचालन चक्र कितना है, ये अवधारणा कहती है ये अवधारणा डिपेंड करती है परिचालन चक्र पर। तो परिचालन चक्र के आधार पर कैश की नगद की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है और वही उस संस्था के लिए कार्यशील पूंजी कहलाती है। तो इस प्रकार से सेकंड अवधारणा हमने देखी, परिचालन चक्र अवधारणा। देखिए परिचालन चक्र मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आता है अपने। नेक्स्ट देखते हैं, पर्याप्त कार्यशील पूंजी का महत्व। एक संस्था के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी का क्या महत्व है। देखिए एक संस्था की लाभदायकता कार्यशील पूंजी की मात्रा पर भी निर्भर करती है, यानी कि यदि पर्याप्त कार्यशील पूंजी एक संस्था के पास है तो उसकी लाभदायकता में वृद्धि हो सकती है, और इसके विपरीत यदि एक संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध नहीं है तो व्यवसाय में आने वाले बहुत से जो अवसर हैं वो उन्हें प्राप्त नहीं कर पाती, उन्हें चूक जाती है। इसका इफेक्ट उसकी लाभदायकता पर पड़ता है। तो इस प्रकार से एक यदि कार्यशील पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो व्यवसाय में आने वाले अनेक अवसरों का लाभ संस्था उठा सकती है और उसके आधार पर अपने लाभों में वृद्धि कर सकती है। इसीलिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी क्यों आवश्यक है एक संस्था के लिए, देखते हैं इसमें हम पॉइंट्स के आधार पे। फर्स्ट देखिए, विक्रेताओं को तत्काल भुगतान। देखिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी का सबसे पहला महत्व क्या है कि संस्था में यदि कार्यशील पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो संस्था अपने विक्रेताओं को तत्काल भुगतान कर सकती है। जैसे ही कोई भी विक्रेता किसी भी सामान का संस्था ने क्रय किया है, तुरंत अपने विक्रेताओं को पेमेंट कर देगी, भुगतान कर देगी। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, संस्था को नियमित रूप से कच्चा माल प्राप्त होता रहता है। कोई भी विक्रेता संस्था को माल देने से मना नहीं करेगा, और जब संस्था को नियमित रूप से कच्चा माल उपलब्ध होता रहेगा तो उसका प्रोडक्शन भी लगातार गति से चालू रहेगा। प्रोडक्शन में, उत्पादन में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा और उत्पादन प्रक्रिया निरंतर रूप से जारी रहेगी। तो इस प्रकार से यदि कार्यशील पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो विक्रेताओं को तत्काल भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नगद छूट का लाभ। नगद छूट का लाभ क्या होता है, देखिए यदि कोई भी संस्था यदि अपने विक्रेताओं से जो भी माल खरीदा है उसका नगद भुगतान करती है तो उसे नगद भुगतान करने के एवज में कुछ कैश डिस्काउंट, नगद छूट भी प्राप्त हो जाती है। तो जब इस प्रकार की नगद छूट प्राप्त होती है, इसका इफेक्ट क्या होता है, संस्था की लागत में कमी आती है। तो जब लागत में कमी आएगी तो उसका इफेक्ट होगा, उसकी लाभों में वृद्धि हो जाएगी। और एक तरफ तो उसके लाभों में वृद्धि होगी, दूसरी तरफ यदि लागत में कमी आती है तो संस्था अपने विक्रय मूल्य में कमी रख सकती है। विक्रय मूल्य को कम करके प्रतिस्पर्धात्मक सिचुएशन में, परिस्थिति में वो अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है, उसमें टिक सकती है, प्रतिस्पर्धियों को वो मात दे सकती है और साथ ही अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की छूटें भी अवेलेबल करा सकती है। तो इस प्रकार से यदि संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में कैश या वर्किंग कैपिटल उपलब्ध है तो वर्किंग कैपिटल उपलब्ध होने पर वो विक्रेताओं को तत्काल भुगतान करके नगद छूट का लाभ प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, पर्याप्त लाभांश का वितरण। देखिए यदि किसी संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध नहीं है
ऐसी सिचुएशन में उस संस्था को अपने लाभों का पुनर्विनियोजन व्यवसाय में करना पड़ेगा। और जब लाभों का पुनर्विनियोजन व्यवसाय में किया जाएगा, इसका तात्पर्य हुआ कि अंशधारियों को लाभांश का भुगतान वह संस्था नहीं कर पाएगी। जब अंशधारियों को लाभांश का भुगतान नहीं होता तो अंशधारियों में ये गलत मैसेज जाता है, संस्था की गुडविल खराब होती है, अंशधारियों में असंतोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि एक संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध है तो इसका इफेक्ट होगा, वो संस्था अपने कार्यों को निपटाने के लिए लाभों का पुनर्विनियोजन नहीं करेगी और उन लाभों को लाभांश के रूप में वितरित कर सकती है। जब इस प्रकार से पर्याप्त मात्रा में लाभांश डिक्लेयर किए जाएंगे, घोषित किए जाएंगे, तो अंशधारियों की संतुष्टि के स्तर में वृद्धि होगी, संस्था की ख्याति में वृद्धि होगी, संस्था की गुडविल बढ़ेगी। और जब संस्था की ख्याति और गुडविल बढ़ती है तो इसका इफेक्ट होता है संस्था की साख क्षमता में वृद्धि होगी, संस्था के शेयरों के अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से पर्याप्त, और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने पर। तो इस प्रकार से पर्याप्त मात्रा में यदि कार्यशील पूंजी उपलब्ध है तो एक संस्था लाभांश का वितरण आसानी से और उचित प्रकार से कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, ऋण क्षमता एवं साख में वृद्धि। देखिए, ऋण क्षमता और साख में वृद्धि से क्या था, इस पर कार्यशील पूंजी का क्या महत्व हुआ इस दृष्टि से, अर्थात यदि किसी संस्था के पास कार्यशील पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो वो संस्था तृतीय पक्षों की नज़र में अच्छी मानी जाएगी। तृतीय पक्षकार ये मानेंगे कि हाँ, इस संस्था की वित्तीय स्थिति बहुत ही अच्छी है, सुदृढ़ है। और ऐसी सिचुएशन में जब तृतीय पक्षकारों की नज़र में संस्था की गुडविल अच्छी होगी तो जब भी संस्था को ऋण की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, तुरंत तृतीय पक्षकार उस संस्था को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि जब संस्था को पैसा चाहिए, ऋण चाहिए, उस समय संस्था को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार से संस्था की साख बढ़ेगी पर्याप्त मात्रा में। यदि उसके पास कार्यशील पूंजी है तो संस्था की साख बढ़ेगी, उसकी गुडविल में वृद्धि होगी और संस्था आसानी से कभी भी किसी भी समय ऋण प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार से यदि टाइम पर ऋण प्राप्त किया है, ऋण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुआ है तो संस्था का प्रोडक्शन कार्य निरंतर बिना किसी बाधा के, बिना किसी कठिनाई के निर्विघ्न रूप से लगातार जारी रहेगा। तो इससे संस्था की अन्य लागतों में कमी आएगी। तो इस प्रकार से पर्याप्त कार्यशील पूंजी रख कर एक संस्था अपनी ऋण क्षमता और साख की क्षमता में वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंकों से ऋण प्राप्ति में सुविधा। देखिए, बैंकों से ऋण प्राप्ति में सुविधा से क्या तात्पर्य हुआ, यानी कि यदि किसी संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी या तरल संपत्ति उपलब्ध है, ऐसी संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता होती है उसकी जो अच्छी मानी जाएगी, उत्तम मानी जाएगी। और ऐसी सिचुएशन में बैंक ये मानेंगे कि हमारा ऋण सुरक्षित रहेगा, अर्थात बैंकों के असुरक्षित ऋण और में कमी हो जाएगी और बैंक ऐसी संस्थाओं को ऋण देने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार से जब संस्था की कार्यशील पूंजी उपलब्ध है, संस्था में उसकी तरलता की पोजीशन अच्छी है, ऐसी सिचुएशन में उसकी ऋण शोधन क्षमता में वृद्धि होती है। ऋण शोधन क्षमता का मतलब होता है जैसे ही उसके ऋण की परिपक्वता तिथि आती है तुरंत संस्था अपने ऋण का भुगतान कर देती है, ये कहलाती है शोधन क्षमता उसकी। तो इस प्रकार से एक बैंक जब भी ऋण देता है तो वो देखता है उस संस्था की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, ऋण शोधन क्षमता कैसी है। यदि शोधन क्षमता अच्छी है तो बैंक ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि संस्था की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, कार्यशील पूंजी पर्याप्त मात्रा में संस्था के पास उपलब्ध है, तो बैंकों से आसानी से वो संस्था ऋण प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुकूल अवसरों का लाभ। अनुकूल अवसर यानी कि व्यवसाय में बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं, यदि उस समय संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी उपलब्ध है तो संस्था इन अवसरों
का फ़ायदा ले सकती है, इन अवसरों का लाभ उठाकर धन अर्जित कर सकती है। कौन से अवसर हो सकते हैं? जैसे अचानक संस्था को किसी भी प्रकार का कोई बड़ा आदेश प्राप्त हो जाए, तो बड़ा आदेश प्राप्त होने पर उसे बहुत बड़ी मात्रा में माल क्रय करना होगा, और ये माल क्रय कब संभव होगा? माल का क्रय जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में वित्त की व्यवस्था हो, तभी वो इतने बड़े आदेश की पूर्ति कर सकती है। अथवा किसी भी प्रकार से कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि की संभावना है, तो उसे तुरंत खरीदना पड़ेगा कम कीमतों पर। लेकिन ये कब किया जा सकता है? यदि संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध है, तो वो तुरंत इन अवसरों का लाभ उठा सकती है। आसानी से बड़े आदेशों की पूर्ति की जा सकती है, कच्चे माल कम कीमत पर खरीदे जा सकते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई छूट प्राप्त हो रही है अधिक मात्रा में माल खरीदने के लिए, तो वो छूट भी प्राप्त कर सकती है। तो ये सब पॉसिबल है कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने पर। तो इस प्रकार से पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर एक संस्था इन अनुकूल अवसरों का लाभ उठाकर अपनी लागतों को कम कर सकती है और अपने लाभों में वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, कार्यकुशलता में वृद्धि, यानी कि वर्किंग एफिशिएंसी में वृद्धि हो जाएगी। वर्किंग एफिशिएंसी में किस प्रकार से वृद्धि होगी? यदि एक संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध है, तो उस संस्था के संचालक मंडल और प्रबंधकों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, यानी कि उनकी, जिसको हम बोल सकते हैं मेंटली, वो प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध है, हम आसानी से अपने ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं, आसानी से संस्था के कार्यों को बिना किसी व्यवधान के पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें एक प्रोत्साहन मिलता है, एक उत्साह का संचार होता है पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध होने पर। और इसके विपरीत यदि पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध नहीं है, तो एक निराशा का वातावरण संस्था में उत्पन्न हो जाता है, उनके उत्साह में कमी हो जाती है, वो काम नहीं कर पाते अच्छे से। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार से पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध है संस्था में, कार्यशील पूंजी, तो कर्मचारियों को भी नियमित रूप से उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा। और जब कर्मचारियों को और श्रमिकों को टाइम पर उनके जितने भी वेतन है, भत्ते हैं, अनुलाभ है, वो मिलते रहेंगे, तो उनके मनोबल में वृद्धि होगी। और ये मनोबल में वृद्धि उनको क्या करेगी? एक मोटिवेशन देगी, अभिप्रेरणा प्रदान करेगी। और इस अभिप्रेरणा के फलस्वरूप वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए तत्पर रहेंगे, उनकी कार्यकुशलता में लगातार वृद्धि होती जाएगी। तो इस प्रकार से पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर समस्त खर्चों का भुगतान समय पर होगा, समस्त वेतन भत्ते समय पर भुगतान किए जाएंगे, जिससे सभी कर्मचारियों की, प्रबंधकों की कार्यकुशलता में लगातार वृद्धि होगी, उनके मनोबल में लगातार वृद्धि होगी। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध होने पर ही ये सब चीज़ें पॉसिबल है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कार्यशील पूंजी का महत्व। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।